वेलकम टू द टेक्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। ध्यान दीजिएगा, एक ज़बरदस्त न्यूज़ आपके सामने आई है जो आपकी एग्जाम के साथ साथ, जैसे अभी हम लोग फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का, तो जो लोग भी फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त न्यूज़ है। ठीक है, आरबीआई ने इस बार गवर्नमेंट को 2.11 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर करने की बात की है। ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो आरबीआई जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। इवन मतलब अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है जो आरबीआई जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रही है। इसको ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग डेटा देखेंगे तो ये न्यूज चारों तरफ आपको छाई हुई मिलेगी कि आरबीआई अनाउंसेज रिकॉर्ड डिविडेंड ऑफ 2.11 लाख करोड़। ठीक है, इतना बड़ा डिविडेंड अमाउंट जो है, सरप्लस अमाउंट आरबीआई गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। ठीक है, ये ट्रांसफर किसके लिए करेगी, ध्यान दीजिएगा, ये 2022-23 के लिए जो उसको प्रॉफिट हुआ है, जो उसके पास सरप्लस आया है, उसमें से ट्रांसफर कर रही है। और जो पिछले साल की तुलना में जितना ट्रांसफर किया था सरप्लस, उससे 140% ज़्यादा है। ठीक है, जी हाँ, 140% ज़्यादा है। तो यही न्यूज़ आपको कई जगह मिल जाएगी। एक्सप्लेन हाउ आरबीआई मैनेज टू गिव, भाई ये भी आपको जानना जरूरी है कि आरबीआई इतना बड़ा जो है सरप्लस देने की कैसे सक्षम हो पाई, तो इस पर भी हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आरबीआई डिक्लेयर्स मेगा रुपीज 2.11 लाख करोड़ डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ। देखिए, बात है जो है 22 मई की, कल ही थी 22 मई। तो 22 मई को मुंबई में सेंट्रल बोर्ड ऑफ, जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हुई। जब ऐसी मीटिंग्स होती है तो उसकी जो चेयरमैनशिप करते हैं वो आरबीआई के गवर्नर करते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं और इन्होंने जो है अपनी चेयरमैनशिप में इस मीटिंग को संपन्न किया। ध्यान दीजिएगा, जब से आरबीआई का गठन हुआ है तब से अगर देखा जाए तो ये 608th मीटिंग थी। ठीक है, अब इस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, इस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 2023-24 के पास का जो सरप्लस आरबीआई के पास आया है उसका 2.11 लाख करोड़ गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाए। भाई गवर्नमेंट तो खुश हो गई होगी, क्योंकि जहां तक आपको याद होगा, देखिए आज जब बजट आता है तो बजट में ये भी बताया जाता है कि हमारे पास पैसा जो हम खर्चा करेंगे, जो हम एक एस्टीमेट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हम कहाँ से जो है खर्चा करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से। तो उसमें वित्त मंत्री ने इस बार जो है अनाउंस किया था कि लगभग में 1 लाख करोड़ के आसपास जो है हमारे पास आरबीआई से सरप्लस आएगा। तो सरकार भी इतना ज़्यादा नहीं सोच रही थी कि आरबीआई से उसको इतना बड़ा सरप्लस मिलने वाला है। जो सरकार की उम्मीद 1 लाख करोड़ के आसपास थी, वो 2.11 लाख करोड़ का सरप्लस आरबीआई ने अनाउंस किया है कि 2023-24 में आरबीआई देगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब सवाल ये उठता है कि अगर आरबीआई देगा तो गवर्नमेंट के पास कब रिफ्लेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और ये 2023-24 के लिए जो है आरबीआई ने सरप्लस ट्रांसफर करने की घोषणा की है। गवर्नमेंट के अकाउंट में ये जो शो होगा सरप्लस, ये होगा 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 में जो है ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जो है शो होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब इसके साथ ध्यान दीजिएगा कि कैसे आता है। देखिए क्या है, आरबीआई की अगर मैं बात करूं, अब सवाल ये उठता है आखिरकार आरबीआई सरकार को ये पैसा क्यों ट्रांसफर करती है। तो इसके दो चीजें मैं बताता हूं। पहले देखिए, इससे पहले आप ये देख लीजिए कि देखिए मैं एक डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जिसमें ये बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने जो सरप्लस ट्रांसफर किया है, ठीक है, गवर्नमेंट को। अब देखिए अभी तक अगर बात करें तो सबसे ज्यादा, अभी तक सबसे ज्यादा सरप्लस 2018-19 में गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया गया था, जो 1,75,000 करोड़ का था। इसके बाद आया कोविड। अब कोविड के बाद ये सरप्लस बहुत ज़्यादा घट गया क्योंकि आरबीआई के पास जो सरप्लस था उसमें कमी आई और ये 57,000 करोड़ का। बीच में थोड़ा सा सुधार किया फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, लगभग में 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला था, लेकिन फिर से 2021-22 में धड़ाम से नीचे गिरा और 30,000 करोड़ का ही सरप्लस आरबीआई ट्रांसफर कर पाई। पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2022-23 के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो ट्रांसफर किया गया था, ठीक है, उसमें कितना 87,000 करोड़ का, हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा भी था कि आरबीआई ने इतना सरप्लस जो है अनाउंस किया। हम लोग बहुत खुश थे कि यहाँ 87,000 करोड़ का सरप्लस दे रही। अब इस बार गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि हमें 1 लाख करोड़ का सरप्लस मिलेगा लगभग में, लेकिन आरबीआई ने 2,10,000, लगभग मान के चलिए कि 2.11 लाख करोड़ का जो है सरप्लस ट्रांसफर करने की घोषणा की है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आरबीआई ये सरप्लस ट्रांसफर क्यों करती है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट को सरप्लस आरबीआई ट्रांसफर कर देती है तो आरबीआई को भी नुकसान होता होगा, आरबीआई तो घाटे में चली जाएगी। ये फंड अगर आरबीआई अपने पास रखेगी तो आरबीआई जो है और सुदृढ़ होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के तहत, देखिए बहुत बढ़िया से बताना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए आरबीआई का गठन कब हुआ, आप भी जानते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से आरबीआई का गठन हुआ। ठीक है, आरबीआई का गठन हुआ। अब कब, 1935 में आरबीआई का गठन। अब आरबीआई का जब गठन हुआ तो उस समय क्या थी, ध्यान दीजिएगा,
ये एक प्राइवेट शेयर होल्डिंग बैंक थी, ठीक है, प्राइवेट शेयर होल्डिंग थी इसमें बैंक की। अब इसके बाद में आता है 1949, और 1949 में क्या किया जाता है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। याद है आप लोगों को सब चीज़ें, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इकोनॉमी में पढ़ा चुका हूँ कि नहीं। नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर तो प्राइवेट शेयर होल्डिंग थी, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा शेयर 100% हो जाता है, 100% गवर्नमेंट का शेयर हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया गया, और इवन मतलब पहले ही, क्योंकि प्राइवेट शेयर होल्डिंग बैंक थी, तो आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन जो है 47, ये लिखा हुआ है कि जो सरप्लस होगा आरबीआई के पास जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो शेयर होल्डर को ट्रांसफर किया जाएगा, शेयर होल्डर्स को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसी एक्ट के तहत आरबीआई ऐसा करती है। इसके अलावा जो बिमल जालान समिति की अनुशंसाएं थी, उनके तहत एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क 2018-19 में 2019 में 26 अगस्त 2019 को अडॉप्ट किया था आरबीआई ने। तो वो इसीलिए शेयर होल्डिंग ट्रांसफर के लिए जो है जो शेयर ट्रांसफर के लिए नियम थे उसको बनाया था। अब एक बात आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे समझिए, और अच्छे से मगर मैं समझाना चाहूँगा, जैसे आपने एक कंपनी खोली, ये कंपनी है आपने खोली, तो कंपनी में आपने कुछ कैपिटल लगाया, मान लेते हैं आपने कैपिटल लगा दिया कंपनी में जो है 10 लाख रुपया, 10 लाख आपने कैपिटल लगा दिया, ठीक है। अब भाई कंपनी आपने खोली है तो प्रॉफिट के लिए खोली है, तो अब ये 10 लाख तो इसकी कैपिटल होगी। अब हर साल मान लेते हैं कि आपको 1 लाख प्रॉफिट होता है, 1 लाख आपको प्रॉफिट होता है साल में, मान लेते हैं, ठीक है, 1 लाख क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट क्या करेगी, ये कंपनी से आप क्या करेंगे, आप अपने पास ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये तो प्रॉफिट है, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उस पर ये प्रॉफिट है। तो अब इसी तरह से इसमें 100% शेयर किसका है, ये 100% गवर्नमेंट का शेयर है। तो जो प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट किसको ट्रांसफर किया जाएगा, भाई गवर्नमेंट को ही ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। ये समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि पूरी शेयर होल्डिंग किसके पास है, गवर्नमेंट के पास में, तो उससे जो भी डिविडेंड से प्रॉफिट आता है वो किसको ट्रांसफर किया जाएगा, गवर्नमेंट को ही ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो जो बेसिकली ये होता क्या है, जो ये सरप्लस होता है, ये होता क्या है, आप सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये सरप्लस होता क्या है। तो देखिए, सरप्लस का सिंपल सा मतलब होता है, अगर हम सरप्लस की बात करें, कि ध्यान दीजिएगा, एक्सेस ऑफ इनकम, ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, यही होता है सरप्लस, ठीक है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर दी एक्सपेंडिचर मतलब हमारी जो आय है, जब हमारे खर्चों से ज़्यादा हो जाती है, जितने आरबीआई के खर्चे हैं, अगर उसकी इनकम आरबीआई के पास उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब आरबीआई सरप्लस में है। तो वही सरप्लस क्या किया जाता है, सरप्लस मतलब वो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है, जैसे ठीक है, आरबीआई, आखिर बैंकों का तो समझ में आता है, आरबीआई के पास पैसा आता कहाँ से है, आरबीआई कहाँ से कमाती है, बताइए, कहाँ से पाती है इनकम, ये सवाल आपके सामने उठता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, आरबीआई के पास आय के स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्स ऑफ इनकम आरबीआई के पास कौन कौन से हैं, क्योंकि इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो अपना फाउंडेशन बैच चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का, उसमें आजकल हम मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे हैं। मनी एंड बैंकिंग में हम लोग बैंक रेट्स और सब पे बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं, डिमांड ऑफ मनी और मनी सप्लाई पे, सब पे, ठीक है। तो ये हम लोग उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं, तो इसलिए ये पॉइंट आपके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे सोर्स ऑफ इनकम आरबीआई के पास कहाँ से आता है, पहली चीज़, आरबीआई को क्या करता है, आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जीसेक, उस पर क्या होता है, आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, बताइए, पढ़ा हुआ है, सब पढ़ाया गया आपको, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम लेंडिंग टू बैंक्स, लेंडिंग किसको करती है, वो बैंक को लेंडिंग करती है, तो यहाँ से भी उसको इंटरेस्ट मिलता है, बताइए मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा आरबीआई के पास तीसरा एक मेजर होता है कि जो बॉन्ड होल्डिंग होती है, बॉन्ड होल्डिंग से भी जो प्रॉफिट होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उससे भी आरबीआई को फायदा होता है, ठीक। तीसरा, अभी मैं बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, देखो, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, फॉरेन करेंसी रिजर्व से भी जो प्रॉफिट मिलता है आरबीआई को, वो भी, अब कैसे प्रॉफिट मिलता है इसको मैं भी बात करता हूँ, ठीक है।
डॉलर की सेल, आप जानते हैं कि जो डॉलर्स हैं, डॉलर्स की सेल कौन करता है बताइए? डॉलर्स की सेल कौन करता है? आरबीआई करती है। कैसे करती है अभी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कैसे काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि आरबीआई ने डॉलर खरीदा, आरबीआई अपने पास डॉलर खरीद के रखती है। अब जब डॉलर खरीदा तो 75 रुपये का था डॉलर, मतलब 75 रुपये का $1 खरीदा आरबीआई ने। ठीक, अब इस समय क्या हुआ है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है। अब डॉलर की कीमत कितना हो गई है, मान लेते हैं 83 रुपया। ठीक है, अब $1 83 रुपये का है। तो अब ये बताइए, अगर आरबीआई $1 बेचेगी तो 83 रुपये का बेचेगी ना, तो 83 माइनस 75, लगभग में अगर आप देखेंगे तो 8 रुपीज़ का प्रॉफिट आरबीआई को हुआ। तो इस तरह से जो डॉलर की खरीद फरोख्त करती है आरबीआई, उसमें भी आरबीआई को प्रॉफिट होता है। ठीक है, आरबीआई को। और इसके अलावा क्या होता है, जैसे देखिए जो फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, तो फॉरेन करेंसी रिजर्व के कई पार्ट होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि एक तो आपका फॉरेन करेंसी एसेट होता है, फॉरेन करेंसी एसेट के अलावा एसडीआर होता है, एसडीआर के अलावा जो रिजर्व ट्रांस होता है, वो रिजर्व ट्रांस भी जो आईएमएफ में होता है, ये भी होता है। इन सब टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए क्लास देखिए, पेड बैच में आइए, फाउंडेशन बैच चला है, जबरदस्त समझ में आएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैंने बताया रिजर्व, गोल्ड रिजर्व। ठीक है, जो आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व होता है, वो भी इसमें इतनी चीज़ें आती हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व। अब बताइए, जैसे आरबीआई के पास जो गोल्ड रिजर्व है, सपोज दैट मान लेते हैं कि आरबीआई के पास 1 कुंतल का गोल्ड रिजर्व है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब गोल्ड की प्राइस बढ़ रहे हैं कि नहीं? तो जब आरबीआई ने रिजर्व खरीदा था, अपने पास बनाया था, तब आरबीआई को कम देना पड़ा था। अब क्या हो रहा है, अब आरबीआई, गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आरबीआई के पास अब उस सोने की वैल्यू भी तो बढ़ गई, तो इसकी रीवैल्यूएशन हुई, तो रीवैल्यूएशन में एसेट बढ़ गई हमारी, तो हमारा वो प्रॉफिट ही तो आया है उस एसेट से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं, आप समझिए, ऐसे आरबीआई के पास पैसा आता है। अब आरबीआई के पास जो भी सरप्लस मनी आया है, वो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने वापस कर गवर्नमेंट को कहा कि भैया हम इस बार आपको 2.11 लाख करोड़ का जो है सरप्लस देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इसके कुछ आप ये भी समझ लीजिए कि इसके कुछ जो है हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसे साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 2-3 चीज़ें समझिए। अगर सरकार के पास ये 2.11 लाख करोड़ का आ रहा है पैसा, तो इस बार जो सरकार ने अपने बजट में बताया था कि हम लगभग 14 लाख करोड़ की उधारी करेंगे, तो जो सरकार उधारी लेने वाली थी, तो अब इस पैसे की वजह से हो सकता है उसको उधारी कम लेनी पड़े, क्योंकि अब गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर में इसकी सहायता मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। दूसरा, जो गवर्नमेंट को अपना फिजिकल डेफिसिट है, जैसे बजट डेफिसिट होता है, तो बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है बताइए? गवर्नमेंट जो उसके पास मार्केट बोरोइंग या अदर लाइबिलिटी से पैसा पड़ा होता है, उसको पूरा करती है, वही फिजिकल डेफिसिट होता है। जितना वो उधर जो है बजट डेफिसिट में को पूरा करने के लिए जो है अपना मार्केट बोरोइंग अदर लाइबिलिटी से खर्चा करती है, वही फिजिकल डेफिसिट होता है। मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, अब गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी से कम खर्चा करेगी, क्योंकि उस डेफिसिट को पूरा करने के इसका भी इस्तेमाल करेगी गवर्नमेंट। तो इस बार गवर्नमेंट का डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट है, वो और ज़्यादा कम होने वाला है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जो टारगेट है, टारगेट से और ज़्यादा अच्छा कर सकती है और अच्छा टारगेट अचीव कर सकती है फिजिकल डेफिसिट का। ठीक, अब इसको एक बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, लेकिन जब गवर्नमेंट ये पैसे को मार्केट में खर्चा ही तो करेगी, एक्सपेंडिचर ही तो करेगी, तो जब एक्सेस मनी, इस तरह की एक्सेस मनी जो है गवर्नमेंट में मार्केट में आती है और गवर्नमेंट अपना जो है क्या करती है, खर्चा बढ़ाती है, तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में डिमांड ऑफ मनी क्या होती है बताइए? ऐसे में कल ही मैंने पढ़ाया क्लास में, ऐसे में क्या होता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, कि इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिक ध्यान रखना चाहिए। और बाकी जो है ये पैसा खैर बहुत सरकार के लिए महत्वपूर्ण रहता है। सरकार भी खुश होगी कि भाई जहाँ हम 1 लाख करोड़ का जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज देखिए इतना ज़्यादा जो है हमें जो है आरबीआई की तरफ से मिल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि डेली मॉर्निंग में क्लास होती है 8 बजे 8 AM पे, और ये लाइव क्लास होती है, तो इस वजह से आप सभी लोग अटेंड करिए। और ये करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास होती है, और इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़ को कवर किया जाता है, और साथ में आपको मेंस की आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी दिया जाता है और उसको चेक भी किया जाता है। तो ये डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है। बाकी फाउंडेशन बैच रात को 8 बजे चलता है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इसी चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ध्यान दीजिएगा, आप लाइक करना, कमेंट करना और दूसरों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे ऐसी ही वीडियोज और साथ में आगे करंट अफेयर की सारी क्लासेज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक जरूर दें।